नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल में। एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच अब पाठ 10 लेके आ चुका हूँ। पाठ 10 का जो पहला क्वेश्चन है, हिमाचल के वास्तुकार के रूप में कौन प्रसिद्ध है? तो हिमाचल के जो आर्किटेक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश जो है वो डॉक्टर वाई एस परमार को कहा जाता है। अगर मैं बात करता हूँ डॉक्टर वाई एस परमार की, डॉक्टर वाई एस परमार का बहुत ज़्यादा योगदान रहा था हिमाचल को बनाने में। देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करता हूँ डॉक्टर वाई एस परमार की, ये हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री है और ये लगातार 4 बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं। इनका जो संबंध है ये हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले से है। और सिरमौर में कहाँ से? तो सिरमौर में ये बागथन नामक स्थान से इनका संबंध था। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, लक्षणा देवी मंदिर हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? अगर मैं बात करता हूँ लक्षणा देवी मंदिर की, तो लक्षणा देवी मंदिर जो है ये भरमौर चंबा में स्थित है। लक्षणा देवी मंदिर भरमौर चंबा में स्थित है। किस शैली में बनाया गया है? तो इसको पेंट रूप आर्किटेक्ट शैली में बनाया गया। उसी प्रकार जो है छतराड़ी यहाँ ऑप्शन में दिया है, तो छतराड़ी में शक्ति देवी मंदिर स्थित है, ये चंबा में स्थित है और इसको भी पेंट रूप आर्किटेक्ट शैली में बनाया गया। तो ये जो लक्षणा देवी मंदिर है और शक्ति देवी मंदिर छतराड़ी का जो है इन दोनों को पेंट रूप शैली में बनाया। और किसके द्वारा बनाया गया है? तो ये राजा मेरू वर्मन के द्वारा बनाया गया है। उसी प्रकार चंबा में एक मणिमहेश मंदिर है, मणिमहेश मंदिर को नगाड़ा शैली में बनाया है, इसको भी राजा मेरू के द्वारा ही बनाया गया है। उसी प्रकार चंबा में लक्ष्मी नारायण मंदिर है, जिसको 6 मंदिरों का समूह भी कहते हैं। और इस लक्ष्मी नारायण मंदिर की जो स्थापना है वो किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी चंबा के राजा साहिल वर्मन के द्वारा। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सुकेत राशि राज्य की स्थापना की थी। तो सुकेत राशि राज्य की जो स्थापना की थी ये राजा भीमसेन के द्वारा की गई थी। देखिए सुकेत जो है वो मंडी से ही अलग हुआ था और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 765 ईस्वी में हुई थी। 765 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी सुकेत की, सुकेत राशि राज्य की भीमसेन के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और ये भी आपने याद रखना है कि सुकेत के राजा भीमसेन की जो राजधानी है वो पंगाणा में, बहुत बार पूछा गया है कि जो सुकेत के राजा भीमसेन थे इनकी राजधानी कहाँ होती थी? पंगाणा। ये भी याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पंगाणा में इनकी राजधानी हुआ करती थी। देखिए दोस्तों, सुकेत के ही राजा होते थे गरुड़ सेन, जिन्होंने बनेड़ सुंदरनगर की स्थापना की थी। ये भी आपने याद रखना है। और अंतिम शासक जो थे सुकेत रियासत के, इनका नाम क्या था? ये भी पेपर में बहुत बार पूछा जाता है। तो अंतिम रियासत जो अंतिम जो शासक थे सुकेत रियासत के, इनका नाम था राजा लक्ष्मण सिंह। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, शिमला में यूएस क्लब की स्थापना किस वर्ष हुई? अगर मैं बात करता हूँ शिमला में यूएस क्लब की, तो शिमला में जो यूएस क्लब की जो स्थापना हुई थी ये 1844 में हुई थी। यूएस क्लब की स्थापना हिमाचल में कहाँ हुई? तो बोलेंगे शिमला में हुई। एक आंसर ये मिल गया। और दूसरा क्या मिल गया? 1844 में यूएस क्लब की स्थापना हुई। अब यूएस क्लब में जो है अंग्रेज अधिकारी या उस टाइम के जो शाही लोग होते थे वो यहाँ पे आते थे और इस क्लब में जो है वो पार्टियां वगैरह करते थे। तो इसीलिए शिमला उस टाइम जो है ग्रीष्मकालीन राजधानी भी इसके बाद शिमला बनी थी। कब बनी थी ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला? तो ये 1864 में ग्रीष्मकालीन राजधानी बनी थी भारत की शिमला। और शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी भी है, ये भी आपने याद रखना है। अगली क्वेश्चन की बात करता हूँ, हिमाचल प्रदेश की बारागांव जल विद्युत परियोजना की कार्यकारी एजेंसी कौन सी है? विच इज एग्जीक्यूटिंग एजेंसी ऑफ बारागांव हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ऑफ एचपी? तो हिमाचल प्रदेश में एक जल विद्युत परियोजना है जिसका नाम है बारागांव जल विद्युत परियोजना। बारागांव जल विद्युत परियोजना की अगर मैं बात करता हूँ तो इसको जो है वो एमएस कंचनजंगा हाइड्रो पावर लिमिटेड जो है ये इसको चलाती है। तो एमएस कंचनजंगा हाइड्रो पावर लिमिटेड जो है वो बरागांव जल विद्युत परियोजना को चलाती है। देखिए बरागांव जल विद्युत परियोजना जो है, जितना मुझे पता है, ये 24 मेगावाट की है। और कहाँ पे स्थित है? तो ये कुल्लू जिले में स्थित है। तो बड़ागांव जो है ये कुल्लू में है और ये 24 मेगावाट की है। ये भी आपने याद रखना है। और ये जो बड़ागांव जल विद्युत परियोजना है ये ब्यास नदी पर स्थित है, ये भी आपने याद रखना है। और उसी प्रकार ब्यास नदी पे और भी जल विद्युत परियोजना है, जैसे कि मलाना एक जल विद्युत परियोजना। मलाना एक जल विद्युत परियोजना 86 मेगावाट की है, ये कुल्लू में स्थित है और ब्यास नदी पर स्थित बनी हुई है। देखिए मलाना एक नदी भी है और मलाना नदी किसकी सहायक है? ब्यास नदी की सहायक नदी है। उसी प्रकार मलाना एक 86 मेगावाट की है और मलाना 2 जल विद्युत परियोजना जो है ये 100 मेगावाट की है और ये भी कुल्लू जिले में ही कुल्लू जिले में ही स्थित है। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ, एचआरटीसी कब अस्तित्व में आया? अगर मैं बात करता हूँ एचआरटीसी की, तो एचआरटीसी जो अस्तित्व में आया था ये आया था 2 अक्टूबर 1974। 2 अक्टूबर 1974 को एचआरटीसी जो है हिमाचल रोड कॉरपोरेशन जो है वो ट्रांसपोर्ट रोड कॉरपोरेशन जो है ये 2 अक्टूबर 1974 को क्या आया था भाई? अस्तित्व में आया था। अब 1974 में और क्या क्या अस्तित्व में आया? जैसे हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट कॉरपोरेशन, हिमाचल प्रदेश वन निगम, तो वन निगम की भी कब बना था? 1974 में बना था। उसकी इसके अलावा हिप्पा, हिमाचल प्रदेश
पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है इसकी स्थापना भी 1974 में हुई। इसके अलावा और क्या क्या हिमाचल प्रदेश में जिसकी स्थापना हुई थी, जैसे 1971 में हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। कब मिला था? 25 जनवरी 1971। ये तो सबको आएगा, ये तो उसको भी आएगा जो घर में बिना तैयारी दिए हुए टेट देगा। लेकिन क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई? तो हाई कोर्ट की जो स्थापना हुई थी ये 1971 में हुई थी। उसी प्रकार अगर मैं बात करता हूँ 1971 में हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी, और 1971 में ही हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की भी स्थापना हुई थी, ये भी आपने याद रखना है। और 1972 में हिमाचल प्रदेश टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, याद रखना, हिमाचल प्रदेश जो पर्यटन एवं विकास विभाग है उसकी स्थापना भी कब हुई थी? 1972 में। तो ये क्वेश्चन टेट में पूछा गया है, ये भी याद रखना। और एचपीयू और कुछ यूनिवर्सिटी की अगर मैं बात कर लेता हूँ, जैसे एचपीयू हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी, इसकी स्थापना कब हुई थी आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे चौधरी श्रवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय, तो चौधरी श्रवण कुमार विश्वविद्यालय जो है ये पालमपुर में स्थित है, और पालमपुर में कहाँ पे? कांगड़ा में स्थित है, ये भी आपने याद रखना है। अगर मैं बात करता हूँ चौधरी श्रवण कुमार यूनिवर्सिटी की, तो इसकी स्थापना 1978 में हुई थी, ये भी याद रखना है। इसके अलावा एक और है डॉक्टर वाई एस परमार हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी, ये कहाँ पे? ये नौनी सोलन में है, इसकी स्थापना 1985 में हुई थी। तो ये मैंने आपसे बहुत सारी स्थापनाएं जो है वो गिना दी है, चाहे वो एचआरटीसी की है, चाहे वो हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट कॉरपोरेशन की है, चाहे वो हिप्पा की है, चाहे वो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की है, चाहे वो हाई कोर्ट की है, एचपीपीएससी की है, जो जो आपके पेपर करवाता है हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग, जिसकी स्थापना 1971 में हुई। हिमाचल प्रदेश टूरिज्म की 1972 में हुई। और हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी जो है इसकी स्थापना कब हुई थी, और नौनी यूनिवर्सिटी की कब हुई थी। तो सारी की सारी चीज़ें मैंने आपसे गिना दी है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सारी चीज़ें आपको पेपर में याद करके जानी है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, और जिसको भी साइकोलॉजी के नोट्स लेने हैं, और उससे पहले आप अगर इंस्टाग्राम चलाते हो तो मेरा एक चैनल है, सबने जुड़ना है, यूथ अध्ययन के नाम से ये चैनल है। इंस्टाग्राम पे मैंने बहुत नया चैनल अभी बनाया है, यूथ अध्ययन के नाम से चैनल है, इस पे आपने सभी ने जुड़ना है। यूथ अध्ययन जो मेरे चैनल का नाम है, यही मेरे इंस्टाग्राम का नाम भी है, यूथ अध्ययन। तो सभी ने जुड़ना है यूथ अध्ययन के चैनल से, ताकि मैं इसमें भी अब जो है कंटेंट ये जो शेयर करता रहूँगा, बहुत सारी चीज़ें शेयर करूँगा इसमें। तो आप सभी ने जो है वो यूथ अध्ययन के चैनल से लगातार जुड़े रहना है, ये मेरी और मेरा मानना है कि आज जो है वो 100+ फॉलोअर्स जो है वो आ जाएंगे और मेरे चैनल से जुड़ जाएंगे। तो जो भी दिल से वीडियोस देखता है वो जरूर आए और जुड़ जाए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, कालका शिमला नैरोगेज रेलवे लाइन किस वर्ष यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल हुई? देखिए, यूनेस्को की सूची में हिमाचल की अगर मैं बात करता हूँ तो कालका शिमला रेलवे लाइन जो हिमाचल प्रदेश की सबसे पुरानी रेलवे लाइन है, इसको जो है यूनेस्को में बड़ा लेट डाला गया, 2008 में शामिल किया गया, और 2014 में जो है उसके बाद यूनेस्को में शामिल किया गया हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क को 2014 में, जो कि कुल्लू जिले में है, इसको यूनेस्को में जोड़ा गया। अगर मैं बात करता हूँ कालका शिमला रेलवे लाइन की, 96.5 किलोमीटर ये लंबी रेलवे लाइन है, याद रखना है। 96.5 किलोमीटर इसकी लेंथ है कालका शिमला रेलवे लाइन की। अगर मैं बात करता हूँ कालका शिमला रेलवे लाइन की इनॉग्रेशन, उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो ये लॉर्ड कर्जन के द्वारा 2003 में इसका उद्घाटन किया गया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और कालका शिमला रेलवे लाइन के लिए जो रास्ता, जब इनको टनलें नहीं मिल रही थी तो बाबा भालकूराम होते थे जुनगा से, इन्होंने इनको रास्ता दिखाया था। टोटल टनलें जो है वो 103 है, लेकिन वर्तमान में टनलों की संख्या कितनी है? 102। सबसे बड़ी जो सुरंग है कालका शिमला रेलवे लाइन में 102 में से, वो कौन सी है? बड़ोग सुरंग, जो कि सोलन में पड़ती है। तो हर एक चीज़ को याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यूनेस्को की टोटल साइड इंडिया में कितनी है? तो 42 यूनेस्को की साइड है। अब क्वेश्चन 41वीं और 42वीं, 41वीं और 42वीं 2023 में जुड़ी, तो मेरा फर्ज है कि आपको मैं दोनों ही बता दूँ। 41वीं जुड़ी थी, वो थी शांति निकेतन, रविंद्रनाथ टैगोर जी का जो घर है वो शांति निकेतन, ये 41वीं जो है वो यूनेस्को साइड थी भारत की, और ये वेस्ट बंगाल में पड़ता है शांति निकेतन। और 2023 में जो 42वीं जो रामसर साइड जुड़ी थी, इसका नाम था होयसल टेम्पल। होयसला टेम्पल जो है ये कर्नाटक में स्थित है, ये भी आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये थी कुछ यूनेस्को साइट जिसकी मैं बात कर रहा था आपके। अब बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने पारित किया था? अगर मैं बात करता हूं वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की, तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है सबसे पहले लॉर्ड लिंटन के द्वारा इसको लाया गया था। कब लाया गया था? 1878 में जो है इस एक्ट को लाया गया था। देखिए, लॉर्ड लिंटन के कार्यकाल को भी कभी पूछ लिया जाता है कि भैया इनका कार्यकाल बताइए, तो इनका जो कार्यकाल था वो 1876, याद रखना, कब से कब था?
1876 से 1880 तक जो है वो लॉर्ड लिंटन का कार्यकाल था। कभी कभार पेपर में कार्यकाल भी पूछ ले जाता है। अब लॉर्ड लिंटन के बाद कौन आया? लॉर्ड रिपन। कौन आया था? लॉर्ड रिपन आया। और जब लॉर्ड रिपन आया तो इसने जो लिटन के कार्यकाल के दौरान जो ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था इसको रिपील किया था। तो रिपील किसके द्वारा किया था? रिपन के द्वारा जो है वो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रिपील किया गया था। कब किया गया था? 1882 में। तो ये सारी बातें याद रखनी है। लाया किसके द्वारा? लॉर्ड लिटन के द्वारा। लेकिन रिपील किसके द्वारा किया गया? लॉर्ड रिपन के द्वारा किया गया। और नियमित जनगणना भी किसके कार्यकाल के दौरान शुरू हुई? तो ये लॉर्ड रिपन के कार्यकाल के दौरान ही शुरू हुई। लॉर्ड रिपन का कार्यकाल था 1880 से 1884 तक, ये भी याद रखना है। और लॉर्ड रिपन के कार्यकाल के दौरान नियमित दशकीय जनगणना भारत में शुरू हुई, ये भी आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ, भारतीय सिविल सेवा उत्तीर्ण करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो भारतीय सिविल सेवा उत्तीर्ण करने वाला प्रथम भारतीय था, इनका नाम था सत्येंद्र नाथ टैगोर। तो सत्येंद्र नाथ टैगोर जो है ये भारत के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भारतीय सिविल सेवा परीक्षा को उत्तीर्ण किया था। अगला क्वेश्चन है, क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्टेड आफ्टर द फेलियर ऑफ, मतलब कि किसके फेलियर होने के बाद भारत छोड़ो आंदोलन को आरंभ हुआ था? तो देखिए किसकी असफलता के बाद भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ हुआ? तो एक क्रिप्स मिशन, याद रखना, क्रिप्स मिशन की असफलता होने के कारण जो है वो भारत छोड़ो आंदोलन को शुरू किया गया था, ये भी आपने याद रखना है। देखिए भारत छोड़ो आंदोलन पहले आया भारत में और इसके फेलियर होने के बाद जो है भारत में जो है वो भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया। और भारत छोड़ो आंदोलन में जो है वो गांधी जी के द्वारा 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था, ये भी आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसी आंदोलन के द्वारा महात्मा गांधी के द्वारा करो या मरो का नारा भी दिया गया था। देखिए क्रिप्स मिशन में जो है वो इससे पहले जो है अगस्त प्रस्ताव भी आया था। अगस्त प्रस्ताव कब आया था? तो अगस्त प्रस्ताव आया था 1940 में। और अगर मैं बात करता हूँ CR फार्मूला, एक CR फार्मूला भी आया था, तो CR फार्मूला आया था 1944। देखिए ऐसे क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछे जा सकते हैं। वेवल प्लेन, CR फार्मूला कब आया था? 1944। और वेवल प्लेन भी कब आया था? 1944। तो CR फार्मूला और वेवल प्लेन जो है ये दोनों के दोनों 1944 में आए थे। तो दोनों के दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्विट इंडिया मूवमेंट जो है वो किसके असफलता के पश्चात शुरू हुआ था? तो ये भारत छोड़ो क्रिप्स मिशन के जो प्रस्ताव था इसके बाद ये भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ, अंत्योदय विचार के प्रवर्तक कौन थे? अंत्योदय विचार के जो प्रवर्तक है इनका क्या नाम था? तो दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ अंत्योदय क्या होता है? अंत्योदय होता है कि कोई पंक्ति में सबसे लास्ट में बैठा है और उसको सबसे आगे ले जाना, उसको हम अंत्योदय कहेंगे। अंत्योदय विचार के जो प्रवर्तक थे इनका नाम था विनोबा भावे। देखिए आचार्य विनोबा भावे का बहुत बड़ा नाम है और बहुत सारे क्वेश्चन इनसे बनते भी है। देखिए अगर मैं बात करता हूँ आचार्य विनोबा भावे की, तो इनके द्वारा सर्वप्रथम भूदान आंदोलन चलाया गया था 1951 में। तो 1951 में विनोबा भावे के द्वारा एक आंदोलन चलाया गया था जिसका नाम था भूदान आंदोलन। देखिए अंत्योदय का विचार यही है कि पंक्ति में जो सबसे लास्ट में बैठा है उसको सबसे ऊपर ले जाना, ये अंत्योदय का विचार है। और आचार्य विनोबा भावे की अगर मैं बात करता हूँ तो इन्होंने जो है वो सर्वोदय शब्द का सबसे पहले उपयोग किया था और भारत छोड़ो आंदोलन में ये पार्टिसिपेट इन्होंने किया था। और पहले सत्याग्रही इंडिविजुअल सत्याग्रही थे विनोबा भावे। और याद रखना अब एक डे भी मनाया जाता है जो कि हर वर्ष 25 सितंबर को मनाया जाता है। तो 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस मनाया जाता है और ये 2014 से इसको मनाया जाता है। देखिए ऐसे क्वेश्चन जो है वो अच्छे लेवल के पेपर में ज़रूर पूछे जाते हैं। तो अगर किसी को भी साइकोलॉजी के नोट्स लेने हैं तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, प्लस आप इंस्टा पे भी अब मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं नोट्स के लिए। तो इंपॉर्टेंट नोट्स बनाए हैं, सारे के सारे नोट्स इंपॉर्टेंट है, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको साइकोलॉजी के नोट्स लेने हैं। प्रथम यूरोपीय जिसने भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था, तो प्रथम यूरोपीय जिसने भगवत गीता का अनुवाद किया था अंग्रेजी में, इनका नाम था चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स विलिकन्स, डार्विनी चार्ल्स विलिकन्स के द्वारा जो है ये भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था। कब ये किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो अनुवाद है वो 17 जितना मुझे याद है 89 के आसपास जो है इसका अनुवाद किया था। और उसी प्रकार जैसे कि भगवत गीता को अंग्रेजी में अनुवाद किया था चार्ल्स विल्किंस ने, उसी प्रकार कालिदास ने एक बुक लिखी है और ये पेपर में पूछी भी गई है जिसका नाम है अभिज्ञान शकुंतलम। अभिज्ञान शकुंतलम की अगर मैं बात करता हूँ तो इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया था किसके द्वारा? विलियम जोन्स। बहुत बारी क्वेश्चन पूछा गया है कि कालिदास का जो अभिज्ञान शकुंतलम है इसको विलियम जोन्स ने कब इसका अनुवाद किया था? तो इसका किया था 1789 में। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट
अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। किसने 1887 में भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक कांग्रेस की स्थापना की? देखिए, ये सामाजिक इसमें आ गया, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं है। एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, एक है भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक कांग्रेस, जिसकी स्थापना 1887 में हुई थी। किसके द्वारा की गई थी? एम जी रनाडे के द्वारा। एम जी रनाडे के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक कांग्रेस की स्थापना की गई थी। जब अक्सर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो हम गलत कर देते हैं। अब मैं बात करता हूँ आईएनसी के बारे में, जहाँ से कि क्वेश्चन हर बार बनता है। आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अगर मैं बात करता हूं तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी, ये हुई थी 28 दिसंबर 1885। 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। कहाँ पे हुई थी? बम्बई में हुई थी। किसके द्वारा की गई थी? तो ये ए.ओ. ह्यूम के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। देखिए, इसकी जो पहला सम्मेलन है वो बम्बई में ही हुआ था, जहाँ पे इसकी स्थापना हुई थी। और इसके जो पहले अध्यक्ष थे वो कौन बने थे? तो इनका नाम था व्योमेश चंद्र बनर्जी, या शॉर्ट फॉर्म में डब्ल्यू सी बनर्जी। डब्ल्यू सी बनर्जी जो है ये आईएनसी के पहले अध्यक्ष बने थे। उसी प्रकार एम जी रनाडे की अगर मैं बात करता हूँ तो ये पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना एम जी रनाडे के द्वारा ही की गई थी। कब की गई थी ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो YA++10 का कमेंट, 10 नहीं, YA++ सुपर का कमेंट ज़रूर देंगे, ठीक है। ये आपने याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करता हूँ कि कांग्रेस दो दलों में कब बटी, तो कांग्रेस दो दलों में बटी थी सूरत अधिवेशन, और सूरत अधिवेशन हुआ था 1907 में। याद रखना, सूरत अधिवेशन हुआ था 1907 में, सूरत अधिवेशन हुआ था। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और उसके जो अध्यक्ष थे, इनका नाम था डॉक्टर रास बिहारी घोष। डॉक्टर रास बिहारी घोष। सबसे पहले नेशनल एंथम कब गाया गया था? तो नेशनल एंथम गाया गया था 1911 में। ये भी आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कोलकाता में गाया गया था। आईएनसी की पहली महिला अध्यक्ष, इनका नाम है एनी बेसेंट। क्या नाम है? एनी बेसेंट। या बोलेंगे, अगर तो बोलेंगे आईएनसी की पहली महिला अध्यक्ष तो नाम है एनी बेसेंट। लेकिन अगर बोलेंगे आपको कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ऐसी महिला, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, तो पहली भारतीय महिला एनी बेसेंट भारतीय थी लेकिन गैर भारतीय थी, आयरलैंड से आई थी। लेकिन पहली भारतीय जो थी, इनका नाम था सरोजनी नायडू। क्या नाम था? सरोजनी नायडू। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको पहले ही बोल रहा हूँ, टेट तभी क्लियर हो सकता है अगर आप मेहनत करेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। महात्मा गांधी ने दांडी मार्च की शुरुआत की। महात्मा गांधी ने, अगर मैं दांडी मार्च की बात करता हूँ तो दांडी मार्च की जो शुरुआत की वो इन्होंने साबरमती आश्रम से की। देखिए, साबरमती आश्रम से इन्होंने शुरुआत की थी दांडी मार्च की, जो कि 12 मार्च को इन्होंने शुरू किया था और 6 अप्रैल तक ये चला। तो शुरू 12 मार्च हुआ था और 6 अप्रैल तक ये लास्ट हुआ था। अब क्वेश्चन ये आ सकता है कि कितने दिनों तक ये चला। तो ये जो चला था ये 24 दिनों तक चला था। ये दांडी मार्च जो चला था ये 24 दिनों तक चला था। और ये भी आपने याद रखना है कि ये दांडी जाकर जो है वो नमक कानून को तोड़ा था महात्मा गांधी जी और उनके साथियों ने। देखिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत के वॉयसरॉय कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब भारत छोड़ो आंदोलन आया था 1942 में, तो उस समय जो भारत के वॉयसरॉय थे, इनका नाम था लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो जो है भारत के वॉयसरॉय थे उस समय। और इनका जो कार्यकाल आता है वो 1936 से 1944, 1936 से 1944 जो है वो कार्यकाल था। ये भी आपने याद रखना है। और सेकंड वर्ल्ड वॉर जो हुई थी वो भी लिनलिथगो के समय हुई थी। क्रिप्स मिशन भी लिनलिथगो के समय हुआ था। अगस्त प्रस्ताव भी लिनलिथगो के समय हुआ था। देखिए, अगर मैं बात करता हूँ लॉर्ड वेवल की, लॉर्ड वेवल भी इनके बाद आए थे। लॉर्ड वेवल का कार्यकाल था 1944 से 47, और 1947 से 48 तक जो आए थे वो आए थे लॉर्ड माउंटबेटन। और इसके बाद भारत के अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल जो बने थे, इनका नाम था चक्रवर्ती सी राजा गोपालाचारी। इनका नाम भी आपने याद रखना है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब मैं बात करता हूँ कुछ हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश के जो लोक निर्माण मंत्री है, इनका लोक निर्माण विभाग के जो मंत्री है, इनका नाम है विक्रमादित्य सिंह। देखिए, मंत्री, उद्योग मंत्री पूछे जा सकते हैं, तो उद्योगों के जो मंत्री है इनका नाम क्या है? तो उद्योग मंत्री जो है इनका नाम है डॉक्टर हर्षवर्धन चौहान, इनका नाम है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है। और अगर मैं बात करता हूँ हिमाचल, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही हम यहाँ से लेते हैं। एक बार विधानसभा की सीटें हम रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि हिमाचल में अभी 6 और 3 9 सीटों पे उपचुनाव हुआ है, तो विधानसभा की सीटें जरूर पूछी जा सकती है। सबसे ज़्यादा विधानसभा की सीटें कांगड़ा में 15 है, मंडी में 10 है, शिमला में 8 है। 5 ऐसे जिले हैं जिसमें 5-5 है। सिरमौर में भी 5, सोलन में भी 5, ऊना में भी 5, चंबा में भी 5,
और सिरमौर में भी 5 और सोलन में भी 5। तो इन पांचों जिले में 5-5 और बिलासपुर और कुल्लू में 4-4 है। किन्नौर और लाहौल स्पीति में 1-1 है। ये दोनों ही बातें आपने याद रखनी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो सभी बच्चे लास्ट में हर हर महादेव का कमेंट जरूर दें। जय हिंद, जय हिमाचल, हर हर महादेव।